प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक। एक बेहद महत्वपूर्ण कक्षा लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और इस विशेष कक्षा में हम जिस बिंदु को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वंशक्रम एवं वातावरण। जब आपके रीट के कोर्स की हम बात करते हैं तो रीट के सिलेबस में, रीट के पाठ्यक्रम में बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन है एक सेक्शन वंशक्रम और वातावरण का। हम विकास के सिद्धांतों में पढ़ भी चुके हैं कि कैसे वंशक्रम और वातावरण व्यक्ति के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं। आइए इसी चर्चा को आगे ले जाते हुए और अगले इस पूरे खंड को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि वंशक्रम यानी कि हेरिडिटी आखिर होती क्या है, और एक हम जानने की कोशिश करते हैं कि वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि हम, आप या मनुष्य या कोई भी प्राणी जिन भी गुणों को अपने अंदर समाहित किए होता है उनमें से कुछ गुण तो वो अपने माँ बाप से या अपने पूर्वजों से ग्रहण करता है, और कुछ गुण ऐसे होते हैं जो वो जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण से उसको मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आज के दौर में एक तरह से बात कहें कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं। हमारी भी जो आने वाली पीढ़ी है वो सब अंग्रेजी के विद्यालयों में ही, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में ही पढ़ रही है ज्यादातर। तो ये जो अंग्रेजी का ज्ञान है ये हमने अपने माँ बाप से ग्रहण किया है, अपने पूर्वजों से ग्रहण किया है, या फिर इसको हमने जिस वातावरण में रह रहे हैं, जो परिवेश की जरूरत है उससे हमें मिला। आप कहेंगे साहब ये तो परिवेश की जरूरत है। कई बार हम किसी व्यक्ति के लिए कहते हैं कि ये तो बिल्कुल अपने पिता की तरह मिलनसार है, ये तो बिल्कुल अपने पिता की तरह गुस्सैल है। तो इसका मतलब वो गुस्सा या वो सहभागिता, वो पारस्परिकता जैसे जो गुण व्यक्ति के अंदर है वो उसने कहां से लिए? वो उसने अपने माँ बाप से लिए हैं। तो इसलिए मनुष्य में जो भी गुण दिखाई देते हैं वो या तो वंशक्रम की उपज होते हैं या वातावरण की उपज होते हैं। अब वंशक्रम और वातावरण को लेकर सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण कथनों की ओर चलते हैं और उन कथनों को जानने की कोशिश करते हैं कि वंशक्रम और वातावरण को लेकर क्या महत्वपूर्ण कथन है। तो सबसे पहले वंशक्रम को लेकर कुछ कथन है मेरे सामने, एक बार उनको दोहरा देता हूं आपके बीच में। वुडवर्थ का एक कथन है। देखिए, इन कथनों को आपको ये जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि इन कथनों से कई बार सीधे सीधे प्रश्न बनता है, खासतौर पर रीट में। मैं अक्सर कहता हूं कि रीट के अंदर आप चाहे विकास के कथन भूल जाओ, चाहे अधिगम को लेकर महत्वपूर्ण कथन भूल जाओ, लेकिन वंशक्रम वातावरण को लेकर महत्वपूर्ण कथन आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि इनसे प्रश्न बनते आए हैं। एक बार रॉस का एक कथन एज इट इज पूछा गया है 2015 की रीट में कि वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये कथन किसका दिया हुआ है, इसलिए हमें इस स्टेटमेंट को जानना चाहिए। तो देखिए, वुडवर्थ का कथन समझने की कोशिश करते हैं। वुडवर्थ कहते हैं कि वंशक्रम में वे सभी बातें सम्मिलित हैं जो कि व्यक्ति में जब उसके जीवन का आरंभ हुआ, जीवन का आरंभ हुआ, जन्म का नहीं, जीवन का, यानी गर्भाधान के समय से जन्म के लगभग 9 माह पूर्व भी उसमें उपस्थित थी। तो वो क्या कहलाती हैं? वंशानुक्रम। वो सभी बातें जो व्यक्ति गर्भाधान के समय से अपने अंदर लिए हुए चलता है, वो सभी गुण, वो सभी विशेषताएं वुडवर्थ के अनुसार किसके अंतर्गत आती है? वंशक्रम के अंतर्गत। फिर जे.ए. थॉमसन का कथन है, वो कहते हैं वंशक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। फिर बात करते हैं डगलस एवं हॉलैंड के कथन की। एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं व क्षमताएं सम्मिलित हैं जिनको कि वह अपने माता पिता व अन्य पूर्वजों की प्रजाति से प्राप्त करता है। वही बात जो हमने कही, वो तमाम शारीरिक विशेषताएं, वो तमाम विशेषताएं, वो तमाम गुण, वो तमाम क्षमताएं, शारीरिक ही नहीं अन्य भी, जो व्यक्ति ने अपने पूर्वजों से ग्रहण करी है, वो सभी वंशक्रम के अंतर्गत आती हैं। वंशक्रम में जेम्स ड्रेवर का भी एक कथन है कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशक्रम है। फिर पी जिसबर्ट का कथन आप देखिए, ये कहते हैं कि प्रकृति में प्रत्येक पीढ़ी का कार्य माता पिता द्वारा
संतानों में कुछ जैविकीय या मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का हस्तांतरण करना है। फिर से दोहरा रहा हूं, प्रकृति में प्रत्येक पीढ़ी का कार्य माता पिता द्वारा संतानों में कुछ जैविकीय अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का हस्तांतरण करना है। इस प्रकार हस्तांतरित विशेषताओं की मिलीजुली गठरी को वंशानुक्रम के नाम से जाना जाता है, और इस वंशानुक्रम को कई बार पैतृकता भी कहते हैं। ये कथन है, आपको रटने हैं, इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है इनका। मन का कथन है कि वास्तव में प्राणी जो बनता है वह वंशानुक्रम तथा कोशारस द्वारा निर्धारित होता है। मनुष्य जो कुछ भी बनता है वो वंशानुक्रम और कोशारस के द्वारा निर्धारित होता है। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कथन है, मन साहब का कथन है ये। फिर बात करते हैं रॉस के कथन की। ये वही कथन है जो रीट 2015 में पूछ चुका है, वो ये कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। मैंने क्या कहा कि कुछ गुण हम ग्रहण करते हैं अपने माँ बाप से, और कुछ गुण ग्रहण करते हैं हम हमारे पर्यावरण से, वातावरण से। जैसे मैं एक बहुत छोटी सी बात बताऊं, जैसे हेयर फॉल है, बहुत से लोग हैं जिनको बाल झड़ने की या फिर बालों के असमय गिरने की समस्या से कुछ लोग जूझते रहते हैं। उसमें जैसे मैं भी उनमें से एक ही हूं, तो आप इसको ऐसे समझिए कि कुछ लोगों के अंदर वो गुण उन आनुवांशिक होता है, उनके माता पिता या उनके जो परिवारजन है, उनके जो पूर्वज हैं, उनमें वो गुण है, वहां से उसने ग्रहण किया। और कई बार स्ट्रेस, असमय जो दिनचर्या है, आप खाना पीना ढंग से नहीं खा रहे हो, पौष्टिक तत्व नहीं ले रहे हो भोजन में, इस कारण भी कई बार आपको हेयर फॉल या इस तरह की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये गुण आप हो सकता है वंशक्रम के बदले भी आ जाए, और हो सकता है ये वातावरण से भी आपको मिल जाए। तो वातावरण वो बाहरी शक्ति है, वंशक्रम आंतरिक है, गुण अंदर से आए हैं, और वातावरण बाहर से आपने उन गुणों को अडॉप्ट किया है। ये रॉस का कथन है। वुडवर्थ भी कहते हैं वातावरण में वो सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। ठीक है, वो बाहरी तत्व जो जीवन आरंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। वहीं बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड कहते हैं कि व्यक्ति का वातावरण उन सभी उत्तेजनाओं का योग है जिनको वह जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है। उन सभी उत्तेजनाओं का या बाहरी तत्वों का योग है जो व्यक्ति जीवन से लेकर मृत्यु, माफ कीजिएगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक ग्रहण करता है। यह बात बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड कहते हैं। आपको इनको याद करना है, कंठस्थ करना है इन तथ्यों को। उसके बाद डगलस व हॉलैंड कहते हैं कि वातावरण शब्द उन सब बाह्य शक्तियों, प्रभावों और दशाओं का सामूहिक रूप में वर्णन करता है जो प्राणी के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, अभिवृद्धि, विकास तथा परिपक्वता पर प्रभाव डालता है। बात हर जगह ले दे के घूम फिर के बाह्य शक्तियों पर ही आ रही है। वातावरण उन बाह्य शक्तियों, प्रभावों और दशाओं का वर्णन करता है सामूहिक रूप से जो प्राणी के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, अभिवृद्धि, विकास तथा परिपक्वता पर प्रभाव डालते हैं। पी जिसबर्ट का कथन है कि वातावरण उन सबको कहते हैं, वातावरण में वो सब चीजें शामिल हैं जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे रहती है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। वातावरण उन सबको कहते हैं जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे रहती है और उस पर प्रभाव डालती है। उसके बाद स्कीनर का कथन है, ये देखिए, वंशक्रम और वातावरण को समझाने के लिए स्कीनर कहते हैं कि वंशक्रम उन सीमाओं का निर्धारण करता है जिसके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, कुपोषण, गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित या निर्बल बना सकते हैं। वंशक्रम एक ऐसी क्षमता का निर्धारण करता है जिसके आगे व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता, लेकिन प्रारंभिक वर्षों में यदि व्यक्ति को वो वातावरण ही नहीं मिले तो हो सकता है उसकी वो योग्यताएं दब जाएं, खत्म हो जाएं या फिर क्षीण पड़ जाएं, वीक हो जाएं। उसके बाद वुडवर्थ और मार्क्विस का एक कथन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि व्यक्ति वंशक्रम और वातावरण का योग फल नहीं अपितु गुणन फल है। कुछ लोगों को लगता है कि व्यक्ति का विकास जो है वो वंशक्रम और वातावरण की बदौलत होता है, उसकी अंतःक्रिया का परिणाम है, लेकिन वो अंतःक्रिया एक योग फल के रूप में नहीं बल्कि एक गुणन फल के रूप में हो रही है। मैकाइवर व पेज का कथन है कि स्वयं प्राणी उसके जीवन का ढांचा, बीते हुए जीवन व अतीत पर्यावरण का फल है।
पर्यावरण जीवन के प्रारंभ से ही यहां तक कि उत्पादक कोशों से भी उपस्थित होता है। जीवन के सभी गुण वंशक्रम में हैं, इन गुणों का प्रकट होना पर्यावरण पर निर्भर करता है। जीवन के सभी गुण वंशक्रम में हैं, किंतु इन गुणों का प्रकट होना किस पर निर्भर करता है? वातावरण पर। मैकाइवर का कथन है, जीवन के प्रत्येक भाग में अंतर्निहित है, यह मनुष्य की शक्तियों को निर्देशित या विमुक्त, उत्साहित या हतोत्साहित करती है। क्या? वंशक्रम, वातावरण। ठीक है। और सोरेनसन कहते हैं कि वंशानुक्रम पितृकों के सम्मिलित होने के परिणाम को ही हम वंशानुक्रम कहते हैं। पितृक यानी जीन्स। जीन्स किस प्रकार से सम्मिलन हो रही हैं, हमारे अंदर सम्मिलित हो रही हैं, हमारे जेनेटिकली हम क्या क्या चीज ग्रहण कर रहे हैं और उससे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, यही वंशक्रम है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं वंशक्रम को लेकर। वंशक्रम और वातावरण को लेकर कुछ महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं, कुछ बातें लिख लेते हैं जो हमें याद रखनी है। पहला, विकास, मनुष्य का विकास वंशक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन, अंतःक्रिया का परिणाम है। नंबर 1। नंबर 2, यह वंशक्रम व वातावरण का योगफल नहीं अपितु गुणनफल है। योगफल नहीं है अपितु गुणनफल है। व्यक्ति पर वंशक्रम व वातावरण के प्रभाव को पृथक नहीं किया जा सकता। हम पर जो प्रभाव वंशक्रम का है या वातावरण का है, या जो भी गुण हमें परिलक्षित हो रहा है वो वंशक्रम की वजह से है या वातावरण की वजह से है, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इस बात को डिफाइन नहीं किया जा सकता। यही कथन हमें यह कहने की कोशिश कर रहा है। चौथा कथन देखिए, वंशक्रम व वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, वंशक्रम और वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं। एक पॉइंट और याद रखिए, अक्सर यह कंफ्यूजन विद्यार्थियों को रहता है कि वंशक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण है या वातावरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो व्यक्ति के विकास में वंशक्रम, व्यक्ति के विकास में वंशक्रम व वातावरण का समान महत्व है। वंशक्रम व वातावरण का समान महत्व है। ठीक है, तो यहां पर हमने वंशक्रम को
क्या होता है वंशक्रम? वो सारे गुण जो हम अपने पूर्वजों से ग्रहण करते हैं, वंशक्रम, बस इतनी सी बात याद रखिए। और वातावरण, पूर्वजों के अलावा जितने भी गुण हमने अपने आसपास के माहौल से, वातावरण से प्राप्त करे हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? वातावरण। उसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने देखे। अब आइए वंशक्रम और वातावरण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत देखते हैं। खासतौर पर वंशक्रम के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हैं। आइए, तो वंशक्रम के महत्वपूर्ण नियमों को हम जानने की कोशिश करें। उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि इन नियमों में आपको सबसे पहले जिस चीज को जानना है और जिस चीज को याद रखना है, वो है नियम का नाम। नियम का यदि प्रतिपादक कोई है, उसका नाम, क्योंकि कुछ नियम ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं, जिनके प्रतिपादक का नाम जनरल डिस्कोर्स में इस्तेमाल नहीं होता है। और उस नियम में कौन सी महत्वपूर्ण बात कही गई है, तो हर नियम से जुड़े हुए ये 2 या 3 महत्वपूर्ण वाक्य है जो आपको समझने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीज कोश की निरंतरता के नियम की, जिस नियम को कहते हैं लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। और ये जो बीजकोश की निरंतरता का नियम है, इसके प्रतिपादक हैं वीजमैन साहब। वीजमैन, कई किताबों में वीजमान भी लिखा हुआ आता है ये, लेकिन वीजमैन इनका नाम है। अब ये वीजमैन साहब क्या कहते हैं? इनका कहना है कि जीवन का निर्माण करने वाला जो बीज कोश या उत्पादक कोश है, वो कभी नष्ट नहीं होता। जीवन का निर्माण करने वाला बीज कोश कभी नष्ट नहीं होता। जर्म सेल, बीज कोश उत्पादक कोश को क्या कहते हैं? जर्म सेल कहते हैं। तो नष्ट नहीं होता तो क्या होता है? यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है, ट्रांसफर होता रहता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता रहता है। तो ये मेरा बीज कोश की निरंतरता का नियम है। मुझे सिर्फ इतना सा याद रखना है कि इसके प्रतिपादक हैं वीजमैन, और ये कहता है कि गुण सूत्र जो कि मनुष्य के जीवन का निर्माण करते हैं, वो नष्ट नहीं होते। वो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में जाते हैं, तीसरी से चौथी पीढ़ी में जाते हैं। और फिर इसी तरह का एक नियम आता है जिसको कहते हैं जीव सांख्यिकी नियम। जीव सांख्यिकी नियम जिसको कहते हैं लॉ ऑफ बायोमेट्री। लॉ ऑफ बायोमेट्री। इस जीव सांख्यिकी नियम के प्रतिपादक हैं फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन को हम व्यक्तिगत भिन्नता नामक एक टॉपिक पढ़ेंगे, वहां भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब गाल्टन साहब क्या कहते हैं? गाल्टन साहब ने कहा यह तो बात है कि भाई बच्चा या व्यक्ति या प्राणी जो है वो अपने माता पिता से गुण अर्जित करता है, लेकिन केवल अपने माता पिता से ही गुण अर्जित करता है, यह बात जरूरी नहीं है। बालक अपने सभी पूर्वजों से गुण ग्रहण करता है, न कि केवल माता पिता से। तो लिखिए व्यक्ति, बस इतनी सी 2-2 लाइनें हैं आपको जो हर एक नियम से संबंधित जाननी चाहिए। व्यक्ति अपने
सभी पूर्वजों से गुणों को या विशेषताओं को ग्रहण करता है। अपने सभी पूर्वजों से व्यक्ति गुणों को ग्रहण करता है। अब उसके लिए उन्होंने एक गणितीय संप्रत्यय दिया। वो क्या है कि व्यक्ति किस आधार पर गुण ग्रहण करता है? तो 1/2 जो भी उसके गुण है उसके आधे गुण कहां से आते हैं? माता पिता से। 1/4 दादा दादी प्लस नाना नानी से। 1/8 परदादा परदादी प्लस परनाना परनानी। और इस प्रकार से संख्या बढ़ती जाती है, परसेंटेज कम होता जाता है। क्या है? व्यक्ति जो गुण है ग्रहण करता है अपने सभी पूर्वजों से। 1/2 आधे गुण 50% माता पिता से, 1/4 दादा दादी नाना नानी से, 1/8 परदादा परदादी परनाना परनानी। अब कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज ये रहते हैं क्योंकि पुस्तकों में अक्सर दादा दादी लिखा हुआ आता है या ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर लिखा हुआ आता है, तो बच्चों को लगता है कि खाली दादी से गुण या दादा से गुण लेता गया, नाना नानी से नहीं लेता गया। बिल्कुल लेता है। पैटर्नल एज वेल एज मैटर्नल, पैतृक और मातृक दोनों जो तत्व हैं वो दोनों अपना अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ये आपको याद रखना है। लॉ ऑफ बायोमेट्री, जीव सांख्यिकी नियम। तीसरे नियम पर चलते हैं जो है रिजेम्बलेंस, समानता का नियम। समानता का नियम, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। अब इस लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, समानता के नियम को दो प्रकार से समझा जा सकता है। कितने प्रकार से? दो तरीके से। बहरहाल इस समानता के नियम को लेकर एक इंग्लिश का कथन है जो आपको याद रखना है, वो है लाइक बिगेट्स लाइक। लाइक बिगेट्स लाइक मतलब समान ही समान को जन्म देगा। समान ही समान को जन्म देता है। तो समान प्राणी के समान संतान उत्पन्न होती है, इस नियम का यह कहना है। समान प्राणी के समान संतान उत्पन्न होती है। अब इसको समझाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि भाई समान प्राणी के समान संतान यानी मनुष्य के मनुष्य ही जन्म लेगा, पशु के पशु जन्म लेगा, पक्षी के पक्षी जन्म लेगा, जलचर के जलचर, थलचर के थलचर। ऐसे नहीं है कि मनुष्य ने कबूतर पैदा कर दिया या मनुष्य ने घोड़ा पैदा कर दिया, ऐसे संभव नहीं है। पहली चीज तो। और दूसरी बात, समानता का नियम कहता है कि समान माता पिता की संतान भी समान होगी। बुद्धिमान माता पिता का बच्चा भी बुद्धिमान होगा, कमजोर माता पिता का बच्चा भी कमजोर होगा, काले माता पिता की संतान भी काली होगी। इस तरह की बात करता है ये। इसको आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज की तारीख में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप में से कई ऐसे होनहार विद्यार्थी होंगे जिनके माता पिता हो सकता है उतने पढ़े लिखे ना हों, जो स्वयं अपने आप में अपने परिवार या अपनी पीढ़ी के पहले ग्रेजुएट हों, पहले सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हों, जो अपने आप में इस नियम को धता बता के कह रहे हैं कि समान माता पिता के समान संतान जन्म ले, ऐसा संभव नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। संतान के शारीरिक व मानसिक गुण
माता पिता जैसे होते हैं। संतान के शारीरिक और मानसिक गुण बिल्कुल कैसे होते हैं? माता पिता जैसे। और आप भी जानते हैं कि यह बात तथ्यात्मक रूप से स्वीकार नहीं की जा सकती, इसलिए फिर एक नियम आता है लॉ ऑफ वेरिएशन, यानी कि भिन्नता का नियम। लॉ ऑफ वेरिएशन यह कहती है कि संतान माता पिता के जैसी नहीं होती, माता पिता से भिन्न हो सकती है। इसका मतलब मां बाप के अंदर जो गुण है वो गुण संतान के अंदर आए ना आए ऐसा जरूरी नहीं है। संतान माता पिता से भिन्न हो सकती है। यहां तक कि एक ही माता पिता के अगर दो जुड़वा बच्चे भी हों तो भी संभावना है कि वो बच्चे मां बाप जैसे ना हो या फिर वो बच्चे आपस में भी भिन्न हो। अब ये ऐसा क्यों होता है? तो सुनिए कि माता पिता के वंश सूत्र हमेशा एक जैसे नहीं रहते। क्रोमोसोम्स जो होते हैं माता पिता के वंश सूत्र सदैव एक जैसे नहीं होते। क्योंकि उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में परिवर्तन आता रहता है। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी शारीरिक व मानसिक स्थिति परिवर्तित होती रहती है। भाई एक बात बताओ कि कोई माता पिता जब 25 बरस के थे तब उनके पहली संतान ने जन्म लिया, और जब वो मान लो 28 या 29 बरस के हुए तब उनके दूसरी संतान ने जन्म लिया। अब आप स्वयं बताइए कि जब उन्होंने इन दोनों संतानों को जन्म दिया तो क्या दोनों समय 25 बरस और 29 बरस दोनों समय वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से बिल्कुल एक जैसे रहे होंगे? नहीं। इसी कारण भिन्नता आती है। यहां तक कि समान माता पिता के जो जुड़वा संतान भी हो, मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो हो, उनमें भी भिन्नता देखने को मिलती है। तो संतान माता पिता से भिन्न हो सकती है, यही बात हमारा भिन्नता का नियम कहता है। फिर आता है एक और महत्वपूर्ण नियम जिसको कहते हैं लॉ ऑफ रिग्रेशन, प्रत्यागमन का नियम। उल्टा प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन। अब इस लॉ ऑफ रिग्रेशन को याद रखें, उसके लिए जरूरी है कि आप एक मनोवैज्ञानिक का नाम याद रखें, और उस मनोवैज्ञानिक का नाम होता है हर्बर्ट सोरेनसन। हर्बर्ट सोरेनसन। हर्बर्ट सोरेनसन क्या कहते हैं? ध्यान से सुनो। हर्बर्ट सोरेनसन कहते हैं कि प्रतिभाशाली माता पिता के कम प्रतिभाशाली संतान उत्पन्न हो सकती है। यानी कि समानता के नियम का पूरी तरह से खंडन, विभिन्नता के नियम का समर्थन, और प्रत्यागमन के शब्द को समझाने के लिए वंशक्रम वातावरण के दृष्टिकोण में कि प्रत्यागमन होता क्या है, इसको समझाने के लिए वो कहते हैं कि प्रतिभाशाली माता पिता के
माता पिता के कम प्रतिभाशाली संतान का होना या कम प्रतिभाशाली माता पिता के अथवा कम प्रतिभाशाली माता पिता के कम प्रतिभाशाली माता पिता के माता पिता के प्रतिभाशाली संतान का होना, प्रतिभाशाली संतान का होना, यही प्रत्यागमन है। ठीक है, याद रहेगी बात। प्रत्यागमन क्या है कि प्रतिभाशाली माता पिता के कम प्रतिभाशाली संतान का हो जाना, कम प्रतिभाशाली माता पिता के प्रतिभाशाली संतान का हो जाना। एक पिक्चर आई थी, आपको याद हो तो, सुपर 30 में ऋतिक रोशन का डायलॉग है, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वो बनेगा जो काबिल होगा। तो काबिल व्यक्ति जो है वो जरूरी नहीं है कि राजा के घर में ही पैदा हो। काबिल व्यक्ति किसी मजदूर के घर भी पैदा हो सकता है, किसी अनपढ़ के घर भी पैदा हो सकता है, किसी निरक्षर के घर भी पैदा हो सकता है, किसी किसान का बेटा भी काबिल बन सकता है। काबिल बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका जन्म आलीशान कोठियों में हो। यही बात है यहां पर। हर्बर्ट सोरेनसन, प्रतिभाशाली माता पिता के कम प्रतिभाशाली संतान का जन्म लेना। अब इसी प्रत्यागमन के सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक एक नए ढंग से बताते हैं कि मान लो प्रतिभाशाली माता पिता थे तो उनमें कुछ सामान्य गुण थे और कुछ विशिष्ट गुण थे, जिन विशिष्ट गुणों के कारण वो प्रतिभाशाली बने, लेकिन इन विशिष्ट गुणों का स्थानांतरण नहीं हो पाया। तो गुण कौन से हस्तांतरित हुए? गुण तो हस्तांतरित हुए होंगे लेकिन विशिष्ट नहीं हुए, सामान्य हुए। तो इसका मतलब संतान में जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनसे उनके विशिष्ट गुण हस्तांतरित नहीं होते, उनके सामान्य गुण हस्तांतरित होते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। संतान में विशिष्ट गुण नहीं, सामान्य गुण हस्तांतरित होते हैं। संतान में विशिष्ट गुण हस्तांतरित नहीं होते, सामान्य गुण हस्तांतरित होते हैं। यह बात आप याद रखिएगा। प्रत्यागमन के सिद्धांत के बाद बात करते हैं अर्जित गुणों के अवितरण के नियम की। अब देखिए यहां पर अब एक पूरी लंबी चौड़ी एक यात्रा है जिसको हमें समझना है। यह है लॉ ऑफ नॉन ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। अब ये क्या है एक्वायर्ड ट्रेट्स का मतलब? भाई संतान में गुण ट्रांसफर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, पूर्वजों से ग्रहण करता है, ये वो इतनी सारी बातें हैं। ये बात हमेशा मनोवैज्ञानिकों के लिए एक चिंतन का, शोध का, अध्ययन का विषय रखी कि बालक में जो गुण उसके माता पिता से ट्रांसफर होते हैं, हमने मान लिया कि होते हैं, लेकिन माता पिता ने अपने जीवन में जिन गुणों को अर्जित किया है, ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द यहां पर इस्तेमाल हुआ है, अर्जित। ये अर्जित शब्द ही सबसे बड़ा खेल कर रहा है यहां पे, कि माता पिता ने जिन गुणों को अपने जीवन काल में अर्जित किया है, क्या ये अर्जित गुण उसकी संतान में स्थानांतरित हो सकते हैं?
क्या ये अर्जित गुण उसकी संतान में स्थानांतरित तो हो सकते हैं? इस बात को लेकर मनोवैज्ञानिकों में काफी ज्यादा हलचल रही, काफी ज्यादा डिबेट रही, काफी ज्यादा शोध हुए, काफी ज्यादा बात हुई। एक पक्ष ऐसा था जो मानता था कि नहीं, मां बाप में जो गुण हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में अर्जित करे हैं, ग्रहण करे हैं, उन गुणों को संतान में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और कुछ लोग ऐसा मानते थे कि नहीं, जो गुण उन्होंने अर्जित कर लिए हैं वो गुण आगे स्थानांतरित तो हो सकते हैं। आइए अब इसको लेकर, ये डिबेट को लेकर क्या बातें हैं समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट है, क्या माता पिता में के द्वारा अर्जित गुण संतान में हस्तांतरित होते हैं? तो ये नियम मानता है, इस नियम के अनुसार ऐसा नहीं होता। इस बात की पुष्टि, आप जानते हैं मनोवैज्ञानिक हैं तो प्रयोग करेंगे, तो इस बात की पुष्टि के लिए पहला प्रयोग होता है वीजमैन द्वारा। वही वीजमैन, बीजकोश की निरंतरता वाले वीजमैन प्रयोग करते हैं किसके ऊपर? चूहों पर, और बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता। अब वीजमैन का प्रयोग क्या था? बड़ा दिलचस्प प्रयोग है। इन्होंने कई पीढ़ियों तक चूहों की पूंछों को काटने का काम किया। भाई एक चूहा जन्म लेते उसकी पूंछ काट देते, फिर वो चूहा बड़ा होता, उसके संतान होती, संतान की फिर पूंछ काट देते। तो इन्होंने देखा कि अर्जित गुण था, जीवन इसके चूहे के जन्म लेते ही उसकी पूंछ काट दी गई, लेकिन एक बार भी ऐसा चूहा पैदा नहीं हुआ जिसकी ऑटोमेटिकली पूंछ कटी हुई मिले। इसको अपन एक देसी उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि अपने यहाँ भारतीय परंपरा है कि बच्चियां जब जन्म लेती है, खासतौर पर बच्चियों के कान जो है वो छिदवा दिए जाते हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ? अरे कितनी सदियों से परंपरा चलती आ रही है कि अपने आप ऐसी लड़कियां पैदा होने लग जाएं जिनके कान ऑटोमेटिकली छेद हो रखा हो, जिनके कानों में कान छिदे हुए हो, जिनके नहीं है ना ये चीज। तो इसलिए वीजमैन ने चूहों पर प्रयोग करके कहा कि देखो भाई ये संभव नहीं है। उसके बाद एक उदाहरण लिया वुडवर्थ ने कौन सा उदाहरण दिया? वुडवर्थ ने उदाहरण दिया शारीरिक श्रम करने वाले लोगों का। कौन सा उदाहरण दिया? शारीरिक श्रम करने वाले लोग, शारीरिक श्रम करने वाले लोग। और इनके उदाहरण से वुडवर्थ ने समझाने की कोशिश करी कि भाई कोई अगर किसान है, कोई मजदूर है जिसने शारीरिक श्रम करके अपने शरीर को बलशाली बना लिया, शक्तिशाली बना लिया और बढ़िया डोले शोले आ गए, मान लो कोई ऐसा जिम विम भी जाता हो, तो क्या उनके संतान जो जन्म लेगी वो ऑटोमेटिकली एकदम ऐसे जिम वाली हो जाएगी? बताओ, संभव ही नहीं है, नहीं है ना संभव। तो इस बात को ये लोग वुडवर्थ और ये दोनों जो हैं वीजमैन ये समझाते हुए कहते हैं कि माता पिता द्वारा जो अर्जित गुण है ये संतान में हस्तांतरित नहीं होते। मगर लोग यहां पर रुकने वाले थोड़ी थे। लेमार्क और डार्विन लेकर आए विकासवाद का पुराना सिद्धांत, जिसको कहते हैं ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। यह सिद्धांत क्या कहता है भाई? यह सिद्धांत कहता है कि वातावरण की क्रियाओं के फलस्वरूप, वातावरण की क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं
उनका संतान में हस्तांतरण हो सकता है। ठीक है, वातावरण की क्रियाओं के फलस्वरूप जो व्यक्ति में परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों का संतान में हस्तांतरण स्थानांतरण संभव है। इस बात को आप याद रखिएगा। इस मत के प्रवर्तकों में कौन लोग हैं शामिल? लेमार्क व डार्विन का मत प्रमुख है। और डार्विन कौन है? डार्विन वो हैं जो कहते हैं केवल शक्तिशाली की प्रकृति रक्षा करती है। केवल शक्तिशाली की प्रकृति रक्षा करती है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अब सब थोड़ी नौकरी पे लगेंगे। जो शक्तिशाली होगा, शक्तिशाली का मतलब जो उस दिन बेहतरीन निष्पादन करेगा वो उस दिन आगे बढ़ जाएगा। तो जो सर्वाइव कौन करेगा? जो फिटेस्ट होगा। वही बात डार्विन का नियम कहता है। और इसी बात को समझाते हुए जब ये डिबेट काफी ज्यादा आगे बढ़ा तो डार्विन कहते हैं कि देखो, जिन गुणों का असर बीजकोश पर पड़ता है, बीजकोश यानी जर्मप्लाज्म, क्योंकि वही है जो स्थानांतरित हो रहा है, वही है जो नष्ट नहीं हो रहा। तो जिन गुणों का असर, जिन अर्जित गुणों का असर बीजकोश पर पड़ता है, बीजकोश पर पड़ता है, वे केवल वे स्थानांतरित होते हैं। केवल वही गुण स्थानांतरित होते हैं जिनका असर बीजकोश पर पड़ता है, जिनका असर बीजकोश पर पड़ता है। और फिर यहां से इस बात को बल मिला कि अर्जित गुण जो हैं उनका स्थानांतरण या उनका वितरण संभव है। लॉ ऑफ ट्रांसमिशन of acquired traits। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार क्या है? माता पिता द्वारा जीवन काल में अर्जित गुण संतान में स्थानांतरित हो जाते हैं, संतान में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसको लेकर 3 लोगों के प्रयोग बड़े महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि इसको लेकर लेमार्क ने, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क जो हैं, उन्होंने प्रयोग किया था जिराफ पर, या यूं कहूं कि जिराफ का उदाहरण देकर बताया। इन्होंने कहा कि जिराफ जो है इसकी गर्दन इतनी लंबी होती है, पहले जिराफ की गर्दन लंबी नहीं थी, लेकिन जिन पत्तों को खाने की कोशिश करता था वो इतने ऊंचे थे कि गर्दन को ऊंचा उठा कर खाने की कोशिश करनी पड़ती थी। और इस प्रक्रिया में पीढ़ी दर पीढ़ियां लगती गई और बाद में क्या हुआ? जिराफ की गर्दन ऑटोमेटिकली लंबी होती गई। बात कौन करते हैं? लेमार्क।
उसके बाद मैकडूगल बात करते हैं चूहों की। मैकडूगल ने प्रयोग करे थे चूहों पर। इन्होंने एक भूल भुलैया टाइप का कंपाउंड बनाया, एक इस तरह का एक कुछ अपरेटस बनाया जिसमें एक तरफ चूहों को छोड़ा जाता था और उसमें बहुत सारे ऐसे रास्ते बने हुए थे, टनल जैसी कुछ बनी हुई थी आकृतियां। मैं बनाने की कोशिश करता हूं आपके लिए ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। ऐसे समझ सकते हो आप इसको। कुछ इस तरह का सा मामला था भाई। देखो दोस्तों, कुछ इस तरह की चीज कि अब चूहा यहां से आता था और उसको यहां से बाहर निकलना था। अब इसमें जो गलियां बनी हुई हैं छोटी छोटी, कहीं पर करंट लगा हुआ था, पानी भरा हुआ था, बीच में करंट आता था, तो एक स्पेसिफिक रास्ता था, केवल उसी रास्ते से आप जा सकते हो। मैकडूगल ने देखा कि चूहे की कुछ पीढ़ियों के बाद जितना टाइम उनको सही रास्ता खोजने में लग रहा था, वो टाइम धीरे धीरे कम होता गया जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ती गईं। तो इसके जरिए उन्होंने कहा कि देखो, मां बाप ने जो गुण अर्जित करे थे वो धीरे धीरे संतान में भी आ गए। उसके बाद हैरिसन ने भी एक प्रयोग किया। हैरिसन ने प्रयोग किया था कीट पतंगों पर। हैरिसन ने कीट पतंगों पर प्रयोग क्या किया? उन्होंने दो प्रकार के कीट पतंगे रखे। एक पतंगों को तो जन्माया या पनपाया फैक्ट्री या गंदगी भरे हुए वातावरण में, और दूसरे कीट पतंगों को उन्होंने पनपाया सुंदर से किसी बागीचे में, किसी चमन में, किसी एक बढ़िया गुलजार हुए किसी बागीचे में, गार्डन में। अब देखा, ये जो गार्डन में कीट पतंगे पड़ रहे थे ये बड़े सुंदर हुए, इनकी संतानें भी साफ सुथरी सी और सुंदर सी हुई। और जो ये फैक्ट्रियों में कीचड़ में और इधर कादे वादे के पास जो जन्म ले रहे थे, इनकी संतान भी गंदी पुंदी सी पैदा हुई। तो इसके आधार पर इन्होंने कहा कि माता पिता अपने जीवन काल में जो गुण अर्जित करते हैं, और खास तौर पर देखो, चाहे जिराफ के लिए देख लो, जिराफ अगर भोजन उसको प्राप्त नहीं होता तो जिराफ मर जाता। ये बीजकोष के लिए इंपॉर्टेंट था नियम, इसका असर बीजकोष पर पड़ रहा था, इसका असर उसके जीवन पर पड़ रहा था, इसलिए यह स्थानांतरित हो गया। सेम वही मैकडूगल के केस में हुआ कि चूहे अगर उस करंट वाले रास्ते पर चले जाते तो मर जाते, इसीलिए उन्होंने उस रास्ते को अपनाने की कोशिश करी और यह गुण स्थानांतरित हो गया उनके संतानों में। हैरिसन ने भी कीट पतंगों की बात की, भाई जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा देश वैसा भेष। जहां पर वो रह रहे थे जीवन उसी के अनुरूप ढल रहा था, तो जाहिर सी बात है संतान भी बिल्कुल वैसी ही हुई। ये तीन नियम, ये तीन, माफ कीजिएगा, हमने शोध बताए हैं तीन लोगों के। जबकि वीजमैन ने जो बात कही थी कि चूहे की पूंछ काट दी, तो भाई काट दे, उस चूहे के पूंछ काटने से चूहे के जीवन पर थोड़ी कुछ असर पड़ेगा, यही बात है। इसीलिए ये गुण आगे की संतान में स्थानांतरित नहीं हो पाया। तो यहां पर हमने वंशक्रम वातावरण के नियमों को देखा। इसके बाद हम बात करते हैं मेंडल के एक महत्वपूर्ण नियम की, मेंडल का सिद्धांत, जॉर्ज ग्रिगोय मेंडल। और यह सिद्धांत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है इन्हें। अगर मैं स्पष्ट रूप से बताऊं क्या कहा जाता है, और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2021 में जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें लेवल 1 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको वो क्वेश्चन बता देता हूं एक बार साथियों, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ताकि हम और डिटेल में चीजों को डिस्कस कर सकें, हमें भी मजा आए। फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के जनक, ये क्वेश्चन था। और यहां से हम हमारी यात्रा को प्रारंभ करते हैं कि मेंडल के नियम क्या है।
मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल एक ईसाई पादरी थे और चूहों पर बड़े व्यापक इन्होंने प्रयोग करे। किन पर प्रयोग करे? चूहों पर। आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि गुरुजी गलत फैक्ट मत पढ़ाओ यार, मटर पढ़ रखा है हमने तो। सुनो तो सही मेरी बात। चूहों पर प्रयोग करे, लेकिन जब चर्च के बाकी लोगों को पता चला कि पादरी साहब तो खुद ही जानवरों पर प्रयोग कर रहे हैं, तो इनकी काफी आलोचना हुई कि यार ये गलत बात है, आप ऐसा मत करो। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं किसी और प्राणी पर प्रयोग करता हूं। और फिर इन्होंने पौधों पर प्रयोग करने शुरू करे और वहां से इन्होंने एक रिसर्च की, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल डेटा एनालाइज किया। और वो रिसर्च थी किस चीज के ऊपर? किस चीज से जुड़ी हुई? वंशक्रम से जुड़ी हुई। वंशक्रम में कैसे गुण स्थानांतरित होते हैं, इसको लेकर इन्होंने मटर पर अपने पौधे, मटर के पौधे पर माफ कीजिएगा, अपने प्रयोग करें। और उस प्रयोग के आधार पर इन्होंने 3 नियम दिए। देखो याद रखना, मेंडल के कुल कितने नियम है दोस्तों? 3 नियम दिए हुए हैं मेंडल के। कितने? 3 नियम। साथ में दोहराओ मेरे, मेंडल का कितना नियम? मेंडल का 3 नियम। अब ये कौन कौन से नियम है तीनों, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो मेंडल का पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविकता का नियम। मैं एक बार इन सब के नियमों के नाम लिख देता हूं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस, प्रभाविकता का नियम या प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम तो वो हो जाएगा, थॉर्नडाइक वाला हो जाएगा नियम, याद रहेगा। दूसरे नियम पर चलो। दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कुछ भी याद नहीं हो तो आपको ये नाम तो याद होने ही चाहिए। सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? ये तो है प्रभाविकता का नियम, ये है पृथक्करण का नियम। ठीक है, तीसरे नियम पर आओ। तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या नाम है नियम का? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मैं नाम लिख देता हूं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल के ये 3 नियम हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब इन तीनों नियमों को समझने के लिए पहले मेंडल के एक्सपेरिमेंट को हल्का सा समझते हैं। देखो वैसे तो बायोलॉजी से जुड़ी हुई चीज है, हो सकता है अपने समझ में आए भी ना भी आए, मगर अपन कोशिश करेंगे बहुत ही सरल भाषा में इसको जानने की कि क्या मेंडल का ये पूरा एक्सपेरिमेंट है। देखो मेंडल ने क्या किया, एक लंबा पौधा लिया। क्या किया मेंडल ने? मटर का एक लंबा पौधा लिया, एक ऐसा पौधा लिया जो काफी ज्यादा लंबा था, तो इसको टी बड़े से अपन डिनोट करते हैं। और एक ऐसा पौधा लिया जो काफी बौना पौधा था, तो इसको छोटे टी से डिनोट कर लेते हैं। यानी कि एक पौधे में दोनों ही गुण लंबे पौधे वाले थे और एक में दोनों ही गुण बौने पौधे वाले थे। यानी कि एक पौधा दोनों ही लंबे माता पिता की या लंबे बड़े मटर के पौधों की संतान था और एक बौने। अब इनका जब उसने मेटिंग कराई, हाइब्रिड करवाने की कोशिश करी, तो इसने देखा कि जो संतान हुई उस संतान में गुण तो दोनों मौजूद रहेंगे, क्योंकि एक जो अभिभावक है वो तो बड़े लंबाई वाले गुण का है, एक है जिसमें बौनेपन का गुण है। लेकिन जो संतान दोनों हुई उसके बावजूद इन दोनों संतानों की जो लंबाई थी वो काफी ज्यादा थी। यानी एक बौने मटर के पौधे और एक लंबे मटर के पौधे का जब इन्होंने मेटिंग करवाई, मेटिंग का मतलब इनका हाइब्रिडाइजेशन करवाया, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई, तो इन्होंने देखा कि जो दो
मटर के पौधे निकले, इनमें से एक भी बौना नहीं आया। दोनों मटर के पौधे कैसे थे? लंबे थे। अब इन दोनों मटर के जो पौधे थे, इनकी जब मेटिंग कराई तो मेटिंग कराकर 4 तरह के कॉन्सेप्ट निकले, और वहां से इन्होंने देखा कि 3 मटर जो थे ये तो लंबे थे, लेकिन एक मटर का पौधा बौना निकला। तो बौने पिता या माता में से जो गुण था वो इस संतान में नहीं आया, अगली पीढ़ी में नहीं आया, अगली से अगली पीढ़ी में दृष्टिगत हुआ। और यहां से मेंडल ने इन 3 नियमों की खोज करी और ये 3 नियम दिए। अब पहले इन तीनों नियमों के बारे में एक एक बात समझेंगे, फिर इस गुण को, इस एक्सपेरिमेंट को अगर आपने नहीं समझा है तो एक बार वापस से देखने की कोशिश करेंगे। आइए अब एक बार समझते हैं इन तीनों नियमों के बारे में कि ये तीनों नियम क्या हैं, क्या बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रभाविकता के नियम की बात कहता हूं। प्रभाविकता का नियम कहता है कि गुण जो व्यक्ति में उपस्थित होते हैं ये हमेशा युग्म में होते हैं, प्रभावी या फिर सुप्त, एक्टिव या फिर डोरमेंट। तो प्रभाविकता का नियम कहता है कि माता पिता के अंदर ऐसा होगा कि कोई एक गुण या तो पिता का प्रभावी होगा या फिर माता का प्रभावी होगा। और संतान में जब गुण हस्तांतरित होता है तो जो प्रभावी गुण है वो जो कम प्रभावी गुण है या सुप्त गुण है उसको दबा देता है और उसको शिथिल कर देता है। तो यहां पर लिखिए, माता पिता में माता पिता से माता पिता से गुण स्थानांतरण के समय जो प्रभावी गुण होता है, प्रभावी गुण होता है, वही परिलक्षित होता है। ठीक है, जैसे देखो यहां पर जो, इसको अगर एक बार हम फादर मान लें और इसको अगर एक बार मदर मान लें, तो फादर के पास युग्म में गुण थे, दोनों के दोनों प्रभावी थे, दोनों के दोनों लंबाई वाले गुण थे। और माता के पास दोनों के दोनों गुण थे, कौन से? बौनेपन वाले। अब जब संतान में गुण हस्तांतरित हुए तो एक लंबाई वाले गुण ने एक बौनेपन वाले गुण को क्या कर दिया? दबा दिया, उसको शिथिल कर दिया, क्योंकि प्रभावी कौन सा गुण था? लंबाई वाला। लेकिन संतान में वो गुण मौजूद था, गुण आ तो गया माता से लेकिन परिलक्षित नहीं हुआ। और अगला नियम यही कहता है कि जो गुण दिखाई नहीं देता, इसका मतलब यह नहीं होता कि वो गुण नष्ट हो गया है। पृथक कर, माफ कीजिएगा, पृथक्करण का नियम क्या कहता है? सेग्रीगेशन का, कि कम प्रभावी गुण प्रभावी यानी कि सुप्त गुण नष्ट नहीं होता, वरन अगली पीढ़ी में प्रभावी होते ही दृष्टिगत हो जाता है। तीसरा गुण कौन सा था? तीसरा नियम कौन सा था? स्वतंत्र अपव्यूहन का। अब ये स्वतंत्र अपव्यूहन क्या कहता है?
स्वतंत्र अपव्यूहन बड़ी सिंपल सी बात कहता है। यह नियम इतनी सी बात कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। यह कहता है कि देखो, लंबाई का गुण अगर पिता से आया है तो इसका मतलब यह नहीं कि सारे गुण पिता के ही आएंगे। हो सकता है कोई गुण मां का प्रभावी हो, कोई गुण पिता का प्रभावी हो, और इसीलिए संतान के अंदर एक तरह का मिक्सचर, एक तरह का बैलेंस देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है ना कि बालक का जो मस्तिष्क है वो तो बिल्कुल पिता जैसा होता है, उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल उसकी मां जैसी होती है। तो यहां पर यह है कि एक गुण का प्रभाव दूसरे गुण के प्रभाव से हमेशा अलग रहता है। एक गुण का प्रभाव दूसरे गुण के प्रभाव से स्वतंत्र होता है। सिंपल सी चीज है, ध्यान से समझिए। अगर क्लियर नहीं हुआ है एक बार पुनः दोहरा रहा हूं। सबसे पहले प्रभाविकता का नियम। मां और पिता दोनों में गुण होते हैं। जैसे मान लो लंबाई का गुण है, या फिर ऐसे मान लेते हैं कि इंटेलिजेंस का गुण है, तो पिता के पास भी अपना गुण है, मां के पास भी अपना गुण है। ये दोनों गुण एक साथ, या लंबाई का गुण मान के चलते हैं, लंबाई का गुण दोनों का एक साथ संतान में चला जाएगा। अब अगर पिता का गुण प्रभावी है और मां का गुण सुप्त है, पिता का व्यक्त है, मां का सुप्त है, तो पिता का गुण जो है वो डोमिनेट कर जाएगा और बच्चे की लंबाई जो है वो बढ़ जाएगी। मां का अगर जो गुण है वो कम है, मां अगर बौनी है, पिता जो है उनकी लंबाई ज्यादा है, तो उसके बावजूद संतान जो है उसकी लंबाई होगी, लेकिन संतान के अंदर अभी भी वो गुण मौजूद रहेगा जो वो मां से लेकर आया है। अब उस संतान के अगर फर्दर कोई संतान होती है और मान लो परिस्थितियां ऐसी हो जाए, तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी में, अब जो तीसरी पीढ़ी आएगी, उसमें क्या होगा कि उस कम लंबाई वाला जो वो गुण था ये दिखने लग जाए और संतान फिर बौनी हो जाए। तो इस तरह से प्रभाविकता, पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यूहन, ये तीन नियम हम देखते हैं मेंडल के तीन नियमों में। आपको ये तीन नियम याद रखने हैं। पहले प्रभाविकता समझ में आ गया। पृथक्करण क्या होगा? मैंने यही कहा कि अगली पीढ़ी में हो सकता है वो ना दिखे लेकिन उसकी अगली में दिख जाए। स्वतंत्र अपव्यूहन बड़ा सिंपल सा नियम है कि एक गुण अगर पिता का प्रभावी है तो जरूरी नहीं है सारे पिता के प्रभावी हों, कुछ माता के भी प्रभावी हो सकते हैं, कुछ उसके संतान के प्रभावी हो सकते हैं, कुछ उसके संतान के प्रभावी हो सकते हैं। जैसे कई बार कुछ लोग कहते हैं कि दादाजी जो है ना उनको डायबिटीज की शिकायत थी, पिताजी को डायबिटीज की शिकायत नहीं है लेकिन मुझे है, क्योंकि दादाजी से जो डायबिटीज का गुण उनके पिताजी, उनके संतान में जो आया, वो जो गुण है वो वहां पर सुप्त था, लेकिन जब पिताजी से अगली पीढ़ी में आया तो वो वापिस व्यक्त हो गया। तो ऐसा कई बार देखने को मिलता है। तो इसलिए प्रभाविकता, पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यूहन। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इस सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं, वंशक्रम और वातावरण के, क्योंकि इसको लेकर एक बार रीट में प्रश्न पूछा हुआ है कि मानव जीवन का निर्माण, ऐसा क्वेश्चन था, का निर्माण कितने कोश से होता है? इस प्रकार का एक क्वेश्चन था। से होता है, यह प्रश्न था। और आंसर क्या था इसका? शायद 2015 की रीट में पूछा गया था, या शायद 2017 की रीट में एक बार पूछा गया था। एक बार चेक कर लेते हैं इस चीज को, क्योंकि जब हम इस तरह के क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मानव जीवन का निर्माण मैंने लिखा है, प्रश्न में था मानव जीवन का आरंभ मूलतः गठित होता है। L2 2015 में आया हुआ है, 2015 L2 के अंदर यह क्वेश्चन आया हुआ है, और इस क्वेश्चन का आंसर था एक कोश। आंसर था एक कोश, और उस एक कोश को हम अंग्रेजी में कहते हैं जाइगोट। तो ये 7-8 पॉइंट हैं जो अपने को इससे जुड़े हुए याद रखने चाहिए। आइए अब एक एक करके इन 6-7 पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां से अगर 2015 में क्वेश्चन आया है तो हो सकता है 2022 में भी क्वेश्चन आ जाए यहां से। आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट, मानव जीवन का आरंभ
एक कोश से होता है। इस एक कोश को क्या कहते हैं? युग्मनज कहा जाता है इसे, जाइगोट। ठीक है, आगे लिखिए इसमें अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? कोश में केंद्र व कोशारस पाया जाता है। कोश में केंद्र, सेंटर होता है, वह कोशारस, कोशारस पाया जाता है। कोशारस को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और केंद्र में वंशसूत्र होते हैं, पाया जाता है। केंद्र में वंशसूत्र होते हैं, वंशसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम। ये आपको याद रखना है, बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। हो सकता है आप में से कुछ विद्यार्थियों को थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा हो, लेकिन अपने को याद रखनी है चीजें। ठीक है, केंद्र में वंशसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स होते हैं। अगला देखिए, मादा जनक कोशिका और नर या पुरुष जनक कोशिका इसको कहते हैं स्पर्म। इससे निर्माण होता है एक कोश का। ठीक है, जो जाइगोट होता है उसमें 23 जोड़े वंशसूत्र के होते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट अब जो बताने जा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में ही सारा खेल है। यहीं से ही अगर क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो जितने भी सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कुल 46 होते हैं और 23 जोड़े के अंदर होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहले ही सेल की बात कर लेता हूं। तो जाइगोट की बात करूं, युग्मनज की बात करूं अगर मैं, तो जाइगोट में कितने? 23 जोड़े। मनुष्य के अंदर हर केंद्र में, क्योंकि केंद्र के अंदर ही वंशसूत्र होंगे, हर कोशिका के केंद्र में 23 जोड़े होंगे। यहां तक कि जाइगोट में भी 23 जोड़े होते हैं। लेकिन स्पर्म और ओवम जो होता है, जो आपकी जनक कोशिका जो होती है, सेक्स क्रोमोसोम जो होता है, उसमें कितने होते हैं? उसमें केवल 23 होते हैं, 23 जोड़े नहीं होते। कितने होते हैं? 23 होते हैं, 23 जोड़े नहीं होते। तो लिखिए जनक कोशिका में 23 होते हैं, 23 जोड़े नहीं होते, लेकिन जीवन निर्माण के लिए 23 जोड़े अनिवार्य हैं। तो जब निषेचन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब स्पर्म जो है वो ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन करता है, तो अपने 23 जोड़े तो वो लेकर आता है, 23 जोड़े होते हैं ओवम के पास, और दोनों मिलकर फिर संतान में कितने बना देते हैं? 23 जोड़े। 23 जोड़े। अब एक चीज और याद रखिएगा कि किसी भी प्राणी के अंदर जो
ये जो होते हैं खासतौर पर सेक्स में या जो भी, अब एक और बात याद रखिएगा कि किसी भी प्राणी में ये जो जोड़े होते हैं ये समान होते हैं। तो प्रत्येक पुरुष और स्त्री में 22 जोड़े समान होते हैं। बाईस जोड़े समान होते हैं। स्त्री व पुरुष में, ठीक है। और जो 23वां जोड़ा होता है वही लिंग का निर्धारण करता है, वो दोनों में अलग अलग होता है। 23वां जोड़ा अलग होता है। 23वां जोड़ा अलग होता है। स्त्री में XX होता है और पुरुष में XY होता है। और इसीलिए निषेचन के समय 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है कि संतान जो जन्म ले वो पुरुष हो सकती है, स्त्री हो सकती है, लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ हमने 6-7 पॉइंट देखे। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट हो गए। ये 8 पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे रीट में देखो एक बार एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इसलिए ये बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। तैयार रहिए आप लोग। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहां पर वंशक्रम और वातावरण वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा, ये चैप्टर यहां पर समाप्त होता है। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं हमने इस टॉपिक में क्या क्या देखा। हमने बात करी थी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की, वंशक्रम और वातावरण की। और वंशक्रम और वातावरण को हमने समझने के लिए सबसे पहले कुछ परिभाषाएं देखी थी कि वंशक्रम में वो सारी बातें सम्मिलित हैं जिनका आरंभ जन्म के समय हुआ, तो यानी कि माँ बाप से जो चीजें ग्रहण करेगा व्यक्ति वो है वंशक्रम। और जिस पर्यावरण में, वातावरण में वो रह रहा है, उस वातावरण की वजह से जो कुछ ग्रहण करेगा वो है वातावरण के अंतर्गत आएगी। लेकिन व्यक्ति के विकास में वंशक्रम और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, साथी है, सहयोगी हैं। वंशक्रम और वातावरण के प्रभाव को व्यक्ति में पृथक भी नहीं किया जा सकता और व्यक्ति का जीवन वंशक्रम वातावरण का गुणनफल है, ना कि योगफल। फिर हमने कुछ नियम देखे थे जो कि वंशक्रम थे, जिसमें नियम थे, जिसमें बीजकोश की निरंतरता का नियम, जिसके प्रतिपादक है वीजमैन। जीव सांख्यिकी नियम फ्रांसिस गाल्टन। उसके बाद समानता का नियम हमने देखा। समानता के नियम के बाद भिन्नता का नियम देखा। हमने प्रत्यागमन का नियम देखा, जिसमें सोरेनसन प्रत्यागमन को समझाते हुए कहते हैं कि कम प्रतिभाशाली माता पिता के प्रतिभाशाली संतान का जन्म लेना प्रत्यागमन है, या फिर प्रतिभाशाली माता पिता के कम प्रतिभाशाली संतान का जन्म ले लेना। अर्जित गुणों के अवितरण के नियम की बात करी, जिसमें वीजमैन और वुडवर्थ के कथन महत्वपूर्ण है। फिर विकासवाद का पुराना सिद्धांत देखा, जिसमें डार्विन और लेमार्क का कथन प्रमुख है। उसके बाद हमने अर्जित गुणों के वितरण के नियम की बात करी, जिसमें लेमार्क, मैकडूगल और हैरिसन अपनी बात कहते हैं। मेंडल के नियम देखे, प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। उसके बाद हमने इन तीनों नियमों को समझने की कोशिश करी और अंत में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानने की कोशिश करी जो कि वंशक्रम और वातावरण से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।